हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। एंड आप इमेजिन करो, आज का दिन है मदर्स डे। इस मदर्स डे को हम इससे बढ़िया क्या ट्रिब्यूट दे सकते हैं कि आज हम अपने देश की माँ यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको हम मदर ऑफ ऑल द लॉ कहते हैं। हमारे देश में कोई भी लॉ नहीं बन सकता जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन उसकी परमिट ना दे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बिना अप्रूवल्स के कोई लॉ हमारे कंट्री में नहीं बन सकता। तो आज बच्चों हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इज़ नथिंग बट नोइंग अबाउट आर मदर, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द मदर ऑफ आर कंट्री। आज इस अमेजिंग डे पे माँ तुझे सलाम, हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आप पढ़ोगे आज, आप जानोगे बच्चों कि आप कौन हो, आपको इस संविधान ने क्या क्या हक दिए हैं, क्या आपसे एक्सपेक्टेशन है हमारे संविधान को, और हमारा संविधान क्या चाहता है आपसे, कैसे गवर्नमेंट बनती है, कैसे गवर्नमेंट चलती है। ये चैप्टर में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जानोगे जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आने वाला है। ये लॉ ऐसा है कि सारे लॉ यही से बनते हैं, ये लॉ का गंगोत्री है, सारे लॉ यही से निकलते हैं। यानी अगर आप देश को जानना चाहते हो, अगर आप इंडिया को जानना चाहते हो, अगर आप अपने आप को जानना चाहते हो, तो आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अच्छे से जानना पड़ेगा। याद रखिएगा, संविधान हमारे स्वतंत्र भारत का संविधान, संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट जिससे पूरा कंट्री चलता है, यानी इट इज अ सुप्रीम पीस ऑफ लॉ। संविधान एक लॉ है और ये सुप्रीम पीस ऑफ लॉ है। मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ, हमेशा जब भी स्टार्ट करता हूँ, मैं जब भी पढ़ाता हूँ इस चैप्टर को बच्चों, तो मैं सबसे पहली बात तो इस चैप्टर को जब भी बताता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ इस चैप्टर को कि मेरे बच्चों को मैं बताऊँ कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने का तरीका क्या है। कि हम सबसे पहले इस ट्रिब्यूट को स्टार्ट करने के पहले एक नेशनल एंथम, जो हमारा नेशनल एंथम है, उसको हम करेंगे, उसको सुनेंगे और उससे इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। यू विल अंडरस्टैंड द नेशनल एंथम, इट्स अ कंट्रीज मैसेज। लेट्स बिगिन विद दिस। तो हम सबसे पहले नेशनल एंथम देखते हैं। अगर नेशनल एंथम समझ पाएंगे, उसको हम सुनेंगे, तो विल हैव एन आइडिया व्हाट आर लॉ टॉक्स टू अस, राइट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। यस मेरे बच्चों, जय 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 हे और माँ तुझे सलाम, ये कहते हुए आज की क्लास को हम बिगिन करते हैं। भारत माता की जय। बच्चों, हम अपने कंट्री यानी हमारे देश में जहाँ रहते हैं, जिसको हम भारतवर्ष या हिंदुस्तान या इंडिया कहते हैं, ये एक बहुत ही गौरवशाली और बहुत ही महान कंट्री है बच्चों। इस कंट्री के जितने भी इतिहास को आप कुरेदोगे, जानोगे, कई मूवीज़ बनी, कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी। आप बचपन से ही चाहे सिविक की पढ़ाई करो या आप एनसीईआरटी या आपकी जितनी भी किताबें आपने पढ़ी हैं कभी भी, अब देखो हमेशा आपको हमारे इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा। संविधान के बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर समय आपको बताया जाता है। आप न्यूज़ चैनल में पार्लियामेंट देखते हैं, आप न्यूज़ चैनल में लोकसभा राज्यसभा देखते हैं, आप संवैधानिक प्रक्रिया सुनते हो। हमसे, लॉ मेकर्स से, जितने भी लोग आपसे कहीं ना कहीं हम संविधान के बारे में जानना चाहते हैं। तो यानी हम अपने माँ के बारे में जान रहे हैं इस सब्जेक्ट के थ्रू। वी वांट टू नो आवर मदर, रियल मदर, दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डियर फ्रेंड्स। सो यस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जानिए आप दोस्तों। एक बात अच्छे से, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये आया, आपको पता है हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट ये इफेक्टिव हुआ था। बना तो बच्चों बहुत पहले था। मैं थोड़ा बहुत आपको इतिहास समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ बताने की। ऐसे तो हम जब कॉन्स्टिट्यूशन की लगातार क्लासेस करेंगे तो बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस करूँगा, ऐतिहासिक बातें बताऊँगा मैं।
थोड़ी बहुत बातें जानी है। ये प्रक्रिया तो बच्चों बहुत पुरानी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बना, उसी समय से एक भारत को खुद का अलग स्टेटस, इंडिपेंडेंस की बात चालू हो गई थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा उसका भी असर आपको इसमें दिखेगा, क्योंकि हम लोग 200 साल तक ब्रिटिश के अंडर रहे हैं, गुलामी झेला हमने। तो इन्होंने, ऑब्वियस बात है कि हमारे लॉ में भी उनका झलक दिखेगा। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग। बहुत लोग कहते हैं कि हमारा लॉ में बहुत सारी चीज़ बोरोड है। तो हाँ, एक बात बताओ ना, आज भी हम फैशन करते हैं या हम लाइफस्टाइल करते हैं तो कपड़े हम यूएस के पैटर्न में पहनते हैं। कई कल्चर्स हमने यूएस की अडॉप्ट करी है, तो कई कल्चर यूके की अडॉप्ट करी है। अरे कई चीज़ हम बाहर अच्छे लोगों से सीखना कोई गलत बात तो नहीं है। आज आप सीएस कर रहे हो, आज मुझसे आप पढ़ रहे हो, आप कितने सीनियर्स जूनियर्स उन सब से देखते हो और सीखते हो, तो अच्छी बातें सीखनी चाहिए, जाननी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। दैट्स द पैटर्न ऑफ लिविंग लाइफ। प्रॉब्लम कब आती है, आप गलत चीज़ों को भी अडॉप्ट कर लेते हो। तो हमने कभी गलत चीज़ों को अडॉप्ट नहीं किया बच्चों। हमारे देश में कई देशों का, हमारे जब लॉ पढ़ने जाओगे तो यस देयर आर लॉट्स ऑफ इफेक्ट ऑफ यूएस, यूके, यूएसएसआर, देन वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रांस। बहुत सारे कंट्रीज के आपको लॉ के झलक दिखेंगे। वो गलत नहीं, ऑब्वियस बात है, क्योंकि हमारा इतना बड़ा कंट्री, हमने सबकी अच्छाइयाँ देखी। जब लॉ मेकर्स ने इसको, हमारे संविधान को बनाने में 2 साल का टाइम लगा। यू नो गाइस, 2 years, मोर देन 2 years, बहुत सारा समय लगा हमारे संविधान को ड्राफ्ट करने में। 1946 से लेके 1949 तक ऑलमोस्ट 3 years का करीब टाइम लगा था। बट संविधान को बनाने के लिए बच्चों लोगों को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। सबसे बेस्ट कंटेंट, इंडिया का संविधान दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी आज हमारा जो भी ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा वो सारी बातें लिखित में है। ऐसा नहीं कि हमने, जैसे ब्रिटेन है, वहां पे बच्चों लॉ इज ओरल कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पे जो चीज बोला जाता है, जो पार्लियामेंट में बोली जाती है, वहां के क्वीन बोलते हैं, उसके बाद उसे लॉ बना दिया जाता है। हमारा ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो चीज संविधान में लिखा हुआ है आपको उसको मानना पड़ेगा, उसको पालन करना पड़ेगा। दैट्स हाउ आवर कंट्री वर्क्स। आवर कंट्री लॉ इज वेरी रिच, यू नो। हमारे कंट्री में बहुत सारे कानून को आपको सुनने को मिलेगा। हमने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कंट्री से लेके अडॉप्ट की है। मैं आपको बताऊं, यूएस से हमने फंडामेंटल राइट्स लेके आए। अब बताइए फंडामेंटल राइट्स कितने इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप फंडामेंटल राइट है तो ही तो मैं कुछ भी आपको बोल सकता हूँ, आप कुछ बोल सकते हो। लोग खराब अच्छा सारी बातें कहते हैं। आज ये फंडामेंटल राइट्स नहीं होता तो क्या लोग मीडिया में आके गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते थे, रास्तों पर प्रदर्शन कर सकते थे। आप अच्छी बात बुरी बात ट्विटर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू बोल पाते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट है बच्चों। चाइना में, बहुत सारे ऐसे कंट्री, रशिया में चले जाओ, वहां बोलोगे ना, गवर्नमेंट के खिलाफ बात करोगे, किसी भी तरीके की उठपटांग बातें करो, पहले तो उठा के वो लोग जेल में डाल देंगे आपको। तो ये हमारा भारत है जहाँ पे सारे हक हमें दिए गए। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट किस तरीके से बनती है, क्या काम करती है, सारी बातें लिखित है, बताया हुआ है। आप जब चाहो उसे देखो, जानो। आपको कोई बात, कोई अनएक्सपेक्टेड, आपको मन करता है कि हमारी मोदी जी गवर्नमेंट कैसे चलती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे काम करते हैं, किस तरीके से उनके लॉज बनते हैं, सारी बातें हमारे यहाँ पे लिखी हुई है। तो बहुत ही प्यारा लॉ है बच्चों हमारे कंट्री का। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन, लेट्स नो मोर अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ फॉर एवरीवन on the soil of this country, everyone who want to know about own mother, that is our constitution. Every law take a birth from this constitution. This constitution came into effect on 26th of January 1950, which we celebrate as our Republic Day or Ganatantra Divas. It was obviously made on 1949, yes, 26th of November 1949, but came into effect on January 1950. You understand, law बनता है, उसको आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, it's pretty obvious. ठीक है, बहुत सारे लोग हमारे इसमें एक बंदे का नाम आप कभी नहीं भूल सकते हो, एंड द फैंटास्टिक नेम ऑफ द जेंटलमैन हु वाज अ ड्राफ्टमैन, हु इज अ आर्टिस्ट, हु इज आर्किटेक्ट ऑफ द होल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यस, नन अदर देन मिस्टर अम्बेडकर साहब, डॉक्टर अम्बेडकर साहब, वी आर अम्बेडकर साहब। उनके कारण, उन्होंने इस बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे। हमारे गायकवाड़ साहब जो है बड़ौदा के, उनके साथ भी उनका बहुत रिश्ता रहा है। उन्होंने उनको पढ़ाई लिखाई में बड़ी मदद करी थी। तो आप अम्बेडकर साहब समझो उस समय के लर्नड पर्सन में से एक थे। उन्होंने इसको चेयर किया, इस कमेटी को चेयर किया, ड्राफ्ट करी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमारे इतना बड़ा संविधान को बनाया और उसे इफेक्टिव किया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। ठीक है, सो नाउ लेट्स गो ऑन डिटेल एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यू डोंट फॉरगेट द नेम ऑफ मिस्टर अम्बेडकर, राइट। चलिए कुछ फैक्ट्स
जो आपको हमेशा पता होना चाहिए अपने संविधान के बारे में। इसमें मैंने दो चीज़ बताई है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना हमारा, तब हमारे पास पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें क्या क्या चीज़ें थी। एक तो प्रियम्बल है। प्रियम्बल क्या होता है? आत्मा, यानी हमारा ऑब्जेक्टिव, मिशन, एम क्या है हमारा कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता है आपसे, पूरा कंट्री आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, आप कंट्री से क्या एक्सपेक्ट करते हो, यानी हमारे माँ की आत्मा, मन, वो है प्रियम्बल। वेरी इंपॉर्टेंट, सारी बातें उसमें लिखी है। उसके आधार पर जब पूरा कंफ्यूज होता है ना लॉ मेकर्स, जुडिशरी, कोर्ट्स, तो लोग प्रियम्बल को पढ़ते हैं, पढ़ के उससे उनको पावर मिलता है, देन दे डिसाइड व्हाट टू डू। देन दैट टाइम वी हैव 25 पार्ट्स with sorry, that time 22 parts with 395 articles and 8 schedules, making it the largest written constitution of any sovereign country of the world. sovereign मतलब बहुत बड़ा। आपको पता भारत नक्शे पे भले बहुत छोटा हो दुनिया के, बट आप देख लीजिए भारत की परंपराएं, भारत की आबादी, भारत का काम करने का तरीका दुनिया में सबसे बड़ा है। हमको दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहते हैं। हमारे जब इलेक्शन होता है तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम है। इतना बड़ा कंट्री को रन करना, चलाना। जब अंग्रेजों ने जब इंडिया इंडिपेंडेंस की बात करता था बच्चों, तो अंग्रेज लोग साफ साफ कहते थे इंडिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा अकेला, औकात नहीं, इतनी बड़ी कंट्री को मैनेज करना, इतना डाइवर्सिफाइड कल्चर है बच्चों, इतनी भाषाएं बोली जाती, इतने तरीके के लोग रहते हैं, सबका पूजा करना, सबका रिलीजियन अलग है, सबके खान पान अलग है, सबके कल्चर्स अलग है, सबका रहन सहन, सोचने का तरीका, इतना डाइवर्स होने के बावजूद भी मित्रों आज हमारा देश इतना समृद्ध और इतना क्या बोल सकते हैं इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। आज कोरोना वायरस के नाम पे हम अपना एग्जाम्पल देख सकते हैं। हमारे से छोटे कंट्रीज, एरिया वाइज छोटे कंट्री, आई एम टॉकिंग स्पेन, इटली, आप जाके देखो बहुत छोटे कंट्रीज है, बट कोरोना वायरस के मामले वो लोग हमसे ज़्यादा मुसीबत में है। डेथ टोल उनकी ज़्यादा है, उनके नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस ज़्यादा है, जबकि उनके पास हमारे ज़्यादा रिसोर्सेज है और कम लोग को टैकल करना है। तो इंडिया हैज़ डन फेयरली गुड। इंडिया के जो आप चाहे अंबेडकर साहब बोलिए, चाहे महात्मा गांधी बोलिए, या हमारे नेहरू साहब बोलिए, उस समय के जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बोलिए, हमारे ऑब्वियसली वी कांट फॉरगेट द नेम ऑफ द अमेजिंग गाय, द आयरन मैन, सरदार पटेल। दीज पीपल आर हाईली विजनरी पीपल। बहुत स्ट्रगल किया इन लोगों ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों ने, इन लोगों ने बच्चों इतना विजनरी, इतना हार्ड वर्किंग, इतने कमिटेड पीपल थे ये लोग, इतने बड़े आइडियलिस्टिक थे कि इन्होंने कभी भी देश को पीछे नहीं आने दिया बच्चों। सारे ऑड्स को फाइट करते हुए कंट्री को बाहर निकाला और आज हम इतने प्राउड कंट्री के सिटीजन्स हैं बच्चों। आप जब मैं ये सब बातें करता हूँ बच्चों, आई हैड अ गूज बम्प्स ना। अभी आज के रेट में ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन बहुत, लॉ जो है डायनामिक होता है, बदलता है, तो तब के जगह अब 25 पार्ट्स है। प्रियम्बल तो हमारी एक ही है, 448 आर्टिकल्स हैं, 22 स्केड्यूल्स हैं, एंड अभी तक कम से कम 100 से ज़्यादा बार इसे अमेंड किया जा सकता। अमेंड का मतलब बदलाव करना, लॉ में बदलाव किया जाता है। जैसे अब कंपनीज एक्ट हम 2013 पढ़ते हैं, जबकि लास्ट 60 साल से कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ा जा रहा था। तो बदलाव संसार का नियम है, होना भी नहीं चाहिए। अगर चीज़ें बदलेंगी नहीं तो आप नई चीज़ों को एक्सेप्ट कैसे करोगे। आज हमने ऑनलाइन ये पढ़ाई जो हम कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम ऐसा नहीं करते थे, हम फिजिकल क्लास में आते थे, हमारे अलग तरीके से क्लास होते। आज हम सब अडॉप्ट करें धीरे धीरे चीज़ों को, क्योंकि हमें बदलाव को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। संसार का इकलौता अगर कोई सच है तो दैट इज द लॉजिक ऑफ बीइंग चेंज। अगर आप चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, देन बेटा यू हैव टू गेट ऑब्सोलेटेड। चलिए, तो मैं आपको वो एक एक चीज़ें पढ़ाता हूँ। सबसे पहले मैं प्रियम्बल। तो बच्चों ये प्रियम्बल जो है बहुत पवित्र और बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है हमारे देश के इतिहास में। आप कोई भी संवैधानिक पोस्ट, अगर बड़ी गवर्नमेंट की पोस्ट होल्ड करोगे तो आपको इसकी कसम खानी पड़ती है। आप देखिएगा जब नेता लोग हमारे सेलेक्ट करके जाते हैं तो राष्ट्रपति या गवर्नर उनको जब शपथ दिलाते तो संविधान की कसम खिलाते हैं। कैसे हम बचपन में आपस में बात करते हैं, खा माँ की कसम। तो खा माँ की कसम, यहाँ पे हमारी माँ भारत है ना, भारत माँ यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए एक बार पढ़िए इस माँ के कसम में क्या लिखा हुआ है, यानी हमारी माँ का दिल क्या चाहता है। आपको कभी खुशी कभी गम का डायलॉग याद होगा, तुम्हारे माँ का दिल क्या चाहता। तो लेट्स सी व्हाट आवर मदर्स soul wants from us. So we the people of India
having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialist, democratic republic and to secure to all its citizens justice. किस मामले में जस्टिस देना चाहते हैं? सोशल जस्टिस देना चाहते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस देना चाहते हैं, पॉलिटिकल जस्टिस देना चाहते हैं। आप लिबर्टी देने की बात कर रहे हो, किस बात की लिबर्टी? सोचने की लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, कोई बात बताने की लिबर्टी, विश्वास करने की, बिलीफ, फेथ, वर्शिप की लिबर्टी, इक्वालिटी की बात करते हैं हम लोग। किस बात की इक्वालिटी? स्टेटस की, चाहे अपॉर्चुनिटी की बात हो या किसी तरीके की एम्प्लॉयमेंट की बात हो, और सबके बीच में। इसके बाद हम फिटर्निटी की बात करते हैं, ब्रदरहुडनेस कहते हैं इसको बच्चों। फिटर्निटी क्या? डिग्निटी, लोगों की डिग्निटी हमेशा रहे। इंडिविजुअल्स, जो भी इंसान यहाँ जी रहा है वो अपने डिग्निटी से है, चाहे वो कितना भी फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, कास्ट वाइज, क्रीड वाइज, रेस, रिलीजन वाइज हो, कैसा भी हो, लेकिन सबकी अपनी डिग्निटी है। अपना डिग्निटी के साथ जीना उनको मिलता है हमारे संविधान के द्वारा। और लोगों की और देश की इंटीग्रिटी, आप नमस्ते लंदन देखे होंगे, वहाँ पे अक्षय कुमार का डायलॉग देख लेना, पता चल जाएगा वो देश के बारे में कितना प्यार करता है और किस तरीके से डायलॉग देता है। वहाँ पे हम अपने देश को प्रोटेक्ट करते हैं। कहीं भी हमारे देश के बारे में कुछ भी बोला जाता है तो हमारा खून खौल जाता है, क्योंकि जैसे आप अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं सुन सकते बच्चों, वैसे आपकी देश आपकी माँ है। आज आपका देश माँ का भी माँ होता है ना बच्चों, सबसे बड़ी माँ हमारा देश है। तो यू हैव टू रिस्पेक्ट द प्रियम्बल जो है। एक बार मैं आपको वापस समरी करूँ। हम एक कसम खाते बच्चों कि हम अपने संविधान, जो देखो इसमें एक एक वर्ड जो है, जैसे सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब होता है सबसे बड़ा। आज सबसे बड़ा देश है ना बच्चों, क्या हम, आप, इंडिविजुअल, कोई बिजनेस, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी काम, सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा देश है। आज हमारे सीमा पे जाके देखिए, सियाचिन पे, कश्मीर में हमारे सेना क्या एक सैलरी के लिए वहाँ पे जाके गोली खाती है? नहीं, उस देश के झंडे को नीचे नहीं गिरने देना चाहती। सबसे बड़ा देश है। हम, आप, कोई भी इंडिविजुअल इस देश से बड़ा नहीं है। तो सबसे पहले देश, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, समाज के लिए ये देश, समाज को एक साथ देखो। आज कोरोना जैसे पेंडेमिक में, महामारी है, दुनिया भर का नोबल ये पेंडेमिक है, तो यहाँ पे दुनिया भर से लोग एक दूसरे की मदद करें। तो देश में आप देख लीजिए, चाहे जो अपने लेवल पे काम कर सके, 1 रुपया भी चंदा दे सकते हैं, एक दूसरे की मदद करें। तो सामाजिक, ये हमारा, वो कहते हैं नहीं कि वासुदेव कुटुंबम, हमारे तो संस्कार में लिखा हुआ है, पहले से बताया हुआ हमारे संस्कार में, अतिथि देवो भव। हम वासुदेव कुटुंब, सबके लिए संसार है। अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो आप दूसरे की मदद कीजिए, हेल्प अदर्स, दैट्स कॉल्ड सामाजिक थिंग। आप खुद खुश रहो, दूसरे को तकलीफ में दो, ये हमारा समाज नहीं है बच्चों। सेकुलर, ये बहुत प्यारा पॉइंट है बच्चों। क्या हमारा सेकुलर मतलब क्या होता है बच्चों? सेकुलर मतलब मैं आपको ये एक डायग्राम दिखाता हूँ। दिस इज सेकुलरिज्म का मतलब। इंडिया हैज़ नो रिलीजन, इंडिया हैज़ नो रिलीजन बट ऑल द रिलीजियंस बिलोंग्स टू इंडिया। मतलब चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जैन हो, बुद्धिज्म हो, सिख हो, इस्लाम धर्म हो या क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी, इन सब को आप देखोगे ना, इन सब के वर्ड निकालोगे तो हमारा इंडिया निकलेगा वहाँ से, या इंडियन निकलेगा। तो इंडिया इकलौता एक कंट्री है बच्चों दुनिया भर में जो सभी धर्म के लोगों को अपनाता है, उनको मौका। कोई ऐसा नहीं कि हमारा राष्ट्र धर्म हिंदू है, हिंदुइज्म है, नहीं बच्चों, हमारा धर्म, सभी धर्म को हम मानते हैं। ये इकलौता कंट्री जहाँ पे कोई भी धर्म का आदमी आके रह सकता है और अपने धर्म को मान सकता है। एक सेकुलर में जो हमारा गवर्नमेंट है उसका कोई अपना धर्म नहीं है। कभी सुना आप लोगों को गवर्नमेंट बनी, हिंदू गवर्नमेंट बनी इस बार? नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं होता। सबके आइडियोलॉजीज अलग हो सकते हैं, लेकिन राज्य धर्म कोई धर्म नहीं है, राइट। सेकुलरिज्म का मतलब होता है नो धर्मा टू द गवर्नमेंट बट ऑल द धर्मा विल बी गिवन रिस्पेक्टेड, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब ये डेमोक्रेसी है बच्चों, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है, सरकार हम बनाते हैं हर साल, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या हमारा स्टेट का चुनाव हो या नेशनल चुनाव हो, पार्लियामेंट का चुनाव, हर बार हम लोग खुद अपने में से किसी और एक को चुन के अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। हमें लगता है कि वो हमारे कंट्री को रन कर सकता है, हमारे कंट्री को आगे लेके जा सकता है, राइट। सो दैट्स व्हाट वी डू, ठीक है बच्चों। तो वो चीज़ हम करते हैं। आगे चला जाए बच्चों। अब और क्या क्या वर्ड इसमें बताया गया, तो मैंने आपको सेकुलर डेमोक्रेटिक की बात बताई। उसके बाद हम बात करते हैं जस्टिस की। तो जस्टिस हम देना चाहते हैं
जस्टिस हम सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको जस्टिस न्याय होता है, जस्टिस का मतलब देखो, सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि कोई भेदभाव ना करे, कोई ये ना कहे कि भाई ये समाज पिछड़ा समाज है, आज कोई नॉर्थ ईस्ट से आता है तो आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस देखो बच्चों, सबको कमाने का मौका मिले, जब जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ आती है। आप देख लीजिए गवर्नमेंट की जितनी भी पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती है तो उसमें कोई भी कहीं भी ऐसे अप्लाई कर सकता है, उसमें कोई किस तरीके का बैन नहीं होता, किस तरीके का पर्टिकुलर क्लास को हम अलग से नहीं देते, रिजर्वेशन देते हैं। रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता कि किसी को फेवर करना, क्योंकि वो कास्ट, वो क्रीड, वो लोग उस रेस में, दुनिया के तरक्की के रेस में पीछे रह गए, तो उनको भी आगे लाना हमारा धर्म बनता है, इसलिए वो रिजर्वेशन दिया गया। वो बात अलग है कि लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, उस पर हम डिबेट बाद में कर सकते हैं। पॉलिटिकल देख लीजिए, आप देख लीजिए कोई भी बंदा अपने अपने आपको रिप्रेजेंट कर सकता है। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी से अच्छा एग्जाम्पल कौन होगा? चाय वाला प्राइम मिनिस्टर है भाई, ठीक है ना, तो लोगों को तकलीफ हो जाती है, बट ये हमारा संविधान का अमेजिंग क्वालिटी है कि कोई परिवार, कोई राजा बाबू, कोई महाराजा बाबू ही इस देश को नहीं चलाएंगे। हम और आप कोई भी ठान ले तो इस देश को चलाने की ताकत रखते हैं हम लोग। तो जस्टिस की मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये देखो बच्चों, आपने ये केस तो बहुत ही पॉपुलरली सुना होगा। Yes, this is the case where the whole nation was stunned with the crime happened in Delhi. I'm talking about the Nirbhaya case which has stunned everyone बच्चों। तो उस केस में भी जस्टिस हुआ। देखो डिले होता है, डिले क्यों होता है? इतना बड़ा कंट्री है ना बच्चों, और हमारे लॉ में एक बहुत प्यारी बात लिखी हुई है, मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे लॉ में एक बात, भले 100 गुनहगार छूट जाए, मेरी बहुत बात को ध्यान से सुनिएगा और नोट भी कीजिएगा। हमारे देश की लॉ का एक ब्यूटी है, भले 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए बच्चों। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्रीज लॉ। इसलिए समय लगा, 4 साल 5 साल लग जाता है, लेकिन देखो जस्टिस हुआ, सभी को फांसी हुई। ये हमारा समाज, हमारा तंत्र, हमारा संविधान, जस्टिस मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ अंबानी के बेटे को जस्टिस मिलेगा या अदानी के बेटे को जस्टिस मिलेगा, जस्टिस सबको मिलेगा। हमारी जुडिशरी प्रॉमिस करती है कि जस्टिस देगी वो हर क्षेत्र में। देखिए हमारे कोर्ट के ऐसे ऐतिहासिक फैसले बच्चों, हर मामले में, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे आप बात कर लो एजुकेशन की मामला हो, हर चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट आता है, इंटरवीन करता है, गवर्नमेंट की बात नहीं सुनता, इंडिपेंडेंट जस्टिस देता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ही सुप्रीम कोर्ट या हमारे कोर्ट्स को बनाया हुआ है, राइट। तो जस्टिस, यस, जस्टिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद हम बात कर रहे थे, देखिए लिबर्टी की बात करते हैं। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? सोचने का, एक्सप्रेशंस करने का, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। आज बच्चों ये फ्रीडम नहीं होता तो क्या आपको लगता है बच्चों ये हो सकता है हमारे कंट्री में? हर जगह हम, चाहे जेएनयू का मामला बोलिए, हमारे पटेल आंदोलन की बात कर लीजिए, अन्ना हजारे जी ने जो लोकपाल बिल को लेकर के जो आंदोलन किया था कई महीनों तक, चाहे हमारे जर्नलिस्ट जो हमारे अर्नब गोस्वामी साहब हैं, वो किसी को भी बुलाते हैं और जो तो बोलते हैं, डरते नहीं है, बेबाक होके बात करते हैं, राइट। ये क्या है बच्चों? ये हमारे डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि जहाँ पे हर बंदे को ये लिबर्टी, आज़ादी दी है कि वो अपनी बात को रखे, वो बात बुरी हो अच्छी हो, कानून में डिसाइड करेगा, पीपल डिसाइड करेंगे, लॉ मेकर्स डिसाइड करेंगे, लेकिन आपको ये बात रखने का मौका। आप प्रोटेस्ट करते हैं, जब सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं तो हमारे नेता या हम लोग सब्जियों की टोपियां बना के पहन के पार्लियामेंट जाते हैं और लोग को अपना विरोध जताते हैं। आप देख लीजिएगा, हम काली पट्टी बांध के जाते हैं, हम अपने अलग अलग तरीके से, लोग कैंडल मार्च करते हैं, रंग दे बसंती अगर आपने देखा होगा मूवी, लोग कैंडल मार्च करते हैं, लोग सड़कों पे बैठ जाते हैं, लोग अपने अपने तरीके से, कोई भूख हड़ताल करता है, कोई पूजा पाठ करने का तरीका आप देख लो, जाके कहीं भी पत्थर रख के आप पूजा करना शुरू कर देते हो, नदी में खड़े होकर पूजा करते हो, आप सड़कों पर जाकर नमाज अदा करते हो, आप जुलूस लेके जाते हो। तो ये आपको फ्रीडम दिया गया भैया, आप सब कंट्री में जाओ, ऐसा मिलेगा? नहीं मिलेगा जी। ये हमारे देश की ब्यूटी है बच्चों, दैट्स लिबर्टी फॉर यू इन ऑल द सेंसेस, राइट। इसके बाद इक्वालिटी की बात कर रहे थे, तो आप इक्वालिटी की बात कर रहे थे, ये आप देखो, आपको आइडिया हो जाएगा। आज बच्चों हर जगह, आज जॉब्स की बात करते तो ऐसा नहीं है कि पहले बोलते थे कि भाई लड़कियां काम नहीं करती। आज हमारे यहाँ, मैं आपको बताऊं बच्चों, हम कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कराते हैं, और मेरे बच्चों ये बात आपसे अच्छा कौन जानेगा,
डीडी इंस्टीट्यूट या पूरा ऑल ओवर इंडिया जितने बच्चे कंप्यूटर सेक्रेटरी करते हैं उसमें आज मेजॉरिटी से ज़्यादा लड़कियां हैं। चाहे रिजल्ट्स की बात कर लो, आप देखो हर जगह अब जेंडर इक्वालिटी हो गई। इंडियन आर्मी बोलिए, एयरफोर्स बोलिए, पॉलिटिकल पार्टी, जब संविधान बना था ना तो टोटल 10 महिलाएं थी उस समय, और आज बच्चों पार्लियामेंट में 35% का रिजर्वेशन है उनको। तब देश की महिलाएं आज हमारे यहाँ पे चंदा कोचर जी निकली, या हमारे यहाँ की जो एसबीआई के चेयरमैन है, हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम के हेड है, हमारी अमेजिंग एंड सुपर डुपर फिल्म स्टार्स जो हैं आज इंडिया को लीड कर रहे हैं। यू हैव टू सी सुपर पावर्स आर देयर। इवन यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सोनिया गांधी बीइंग ए सुपर पावर वुमन, राइट। तो वी हैव सीन स्मृति ईरानी की बात कर लीजिए आप, सारे फील्ड में आज वुमेन्स हमारी आउटरेट कर रही हैं सब चीज़ों को। तो इक्वालिटी करी गई है हमारे कंट्री में। देख लीजिए जो हमारे ये हैं डिफरेंटली एबल पर्सन है उनको भी बराबर का मौका मिलता है, हर जगह उनके लिए भी फैसिलिटीज़ की जाती है। तो ये हमारे देश की ब्यूटी है कि देयर इज़ नो डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ कास्ट एंड क्रीड। वी ट्रीट एवरीवन इक्वली, ठीक है। चाहे वो कोई रंग भेद नहीं है हमारे यहाँ पे, किसी तरीके का दुर्व्यवहार नहीं है, सबको बराबर का मौका मिलता है दोस्तों। इसके बाद फ्रेटर्निटी की बात करें, ब्रदरहुडनेस की बात करें, किसी भी आप देख लो, बस समाज की बात कर लो तो हर लोगों ने अपने समाज के लोगों की मदद करने के लिए अपने अपने फ्रेटर्निटी, कोई स्वामीनारायण धर्म को मानता है तो जितने भी स्वामीनारायण के लोग हैं देखना एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई जैन धर्म को मानता है तो कोई अलग इस्लामिक संगठन से जुड़ा हुआ, कोई सिखों का अपना संगठन। तो सबकी जो ब्रदरहुडनेस, आप देखो बच्चों, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। आज बच्चों जो पेंडेमिक का समय है, सब अपने अपने तरीके से देश की मदद कर रहे, लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ये हमारा ब्रदरहुडनेस है ना। अरे भाई, ये तो अंग्रेजों ने लकीर खींची और कुछ लोगों के, मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो कुछ लोगों के स्वार्थ के कारण देश बटा। वरना दोस्तों ये देश तो वही था जहाँ पे राम और रहीम साथ में रहा करते थे। ये देश वही है बच्चों जहाँ पे हर बंदे ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। उस समय खून एक ही था, ना वो हिंदू का था, ना मुस्लिम का था, ना वो सिख का था, ना ईसाई का था। वो तो सभी धर्म एक हिंदू धर्म था। सबकी फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुडनेस होना चाहिए। हमारा देश बोलता है वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल द फ्रेटर्निटी इन द प्लैनेट, ऑन द कंट्री, राइट। चलिए आगे बात करते हैं तो थोड़ा देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है हमारे देश में। तो बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पास क्या है? एक तो प्रियम्बल है जो मैंने आपको अभी समझा दिया पूरी डिटेल में। इसके बाद हमारा संविधान बोलता है, हमारे को देता है फंडामेंटल राइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों फंडामेंटल राइट्स। आप जब पढ़ोगे तो जानोगे कि असल में आपको क्या हक मिलता है। अच्छा, जैसे बच्चों लॉ में सेक्शन होता है ना, यहाँ पे सेक्शन को आर्टिकल्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बार बार आर्टिकल्स का होगा, तो यहाँ पे सेक्शन नहीं कहूँगा मैं, आर्टिकल्स कहूँगा। तो आर्टिकल्स यहाँ पे आर्टिकल नंबर 32 से लेकर के आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 32 तक फंडामेंटल राइट्स में कवर करूंगा आपको। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बच्चों? देखो, जब फंडामेंटल राइट है आपके पास, अब मैंने कहा राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो वो राइट दिलाएंगे कौन? वो राइट किस तरीके, क्या ऐसा क्या काम किया जाए कि राइट्स लोगों को मिले? तो गवर्नमेंट, डायरेक्टिव्स का मतलब ये होता है गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, क्या फंक्शन करेगी, उसका रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, जब वो अटक जाएगी किसी भी काम में वो किसका मदद लेगी, कैसे लेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं बच्चों? डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे, राइट। तो इसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी DPSP, राइट। आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो भैया, इतना कुछ मांग रहे हो देश से, आपको देश दे रहा है तो सामने सामने आपको भी थोड़ा कर्तव्य निभाना पड़ेगा। आपको भी देश के प्रति थोड़ी आपको हेल्पफुल नेचर रखनी पड़ेगी। जी हाँ, तो देश आपसे कुछ अगर मांगता है, देश क्या मांगेगा आपसे सोचो। देश आपसे बोलेगा कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप भी निभाइए। यानी जैसे फॉर एग्जांपल जब इमरजेंसी हो तो आप देश के सामने खड़े हो जाएं, देश के लिए मदद करें, देश को छोड़े ना, आप देश के आइडल्स के रिस्पेक्ट करें। आज हमारे जिन लोगों ने हमारे को आज़ादी दिलाई, क्या हम उनको याद नहीं करते? क्या हम बापू के जन्मदिन को नहीं मनाते? क्या सुभाष चंद्र बोस को हम भूल चुके हैं? क्या भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे महान लोगों को हम भूल जाएंगे? नहीं बच्चों। डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स बोलता है कि आप हमारे देश को, उनके आइडल्स को, उनके नेचुरल हेरिटेज को बचाएं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बेसिकली 4 बातें जो हम पढ़ेंगे बच्चों। एक प्रियम्बल जो आपने डिटेल में देखा अभी, दूसरा फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है।
चलो वन बाय वन आगे चलते हैं। थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे करती है ये रिवीजन हो जाएगा आपको। मैंने आपको बताया ना हाउ लॉ वर्क्स एंड लॉ कैसे बनता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के 3 बच्चे हैं। एक का नाम बच्चों लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगा, एक का नाम है एग्जीक्यूटिव जो लॉ को चलाएगा, और एक का नाम है जुडिशरी। जब लॉ मेकर्स और बनाने वाले में तकलीफ हो जाएगी तो ये क्या करेगा, ये जस्टिफिकेशन करेगा, ये आपको इंटरप्रिटेशन का काम करके देगा, राइट। यानी लॉ में जो कोर्ट है हमारी, कोर्ट क्या करती है, कोर्ट मदद करती है टू फाइंड द मीनिंग ऑफ लॉ, जहाँ पे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव आमने सामने आ जाते हैं, ठीक है। अब जो कंट्री हमारा जो संविधान है ना, वो उसका नेचर कैसा है, तो देखो हमारा संविधान तो नॉर्मली 2 ही टाइप के संविधान या कंट्री में लॉज हो सकते हैं, एक तो फेडरल और दूसरा होता है यूनिटरी। तो हमारा संविधान के थोड़ा अमेजिंग है। इंडियंस कैसे है ना, थोड़े जैसे हम है ना ऐसे हमारा लॉ होगा ना देश का। बच्चों हम लोग ना जैसे थोड़े से गुस्सेले भी हैं, बहुत गुस्सा करते हैं हम लोग, लेकिन नारियल जैसे हैं, ऊपर से एकदम सख्त, अंदर से एकदम नरम। आप देखो ना, अपन अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, एकदम अंग्रेज लोग के माफिक रहना चाहते हैं, लेकिन जब एग्जाम आता है ना तो भगवान के सामने सर टेक के बोलते हैं, हे भगवान पास करवा दे, तो 21 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा, पावागढ़ वाली माता तेरे पास आके दर्शन कर लूंगा, हे गणपति बप्पा मोरिया। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिए, कितना भी हम डांस वांस कर ले, एकदम कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक हमको लाला भाई का सेवसर नहीं खाने को मिलता है, महाकाली का सेवसर नहीं मिलता, मन में सुकून नहीं आती मित्रों। तो क्या थोड़ा हम अंदर से तो ऐसे ही हैं, थोड़े हम ऐसे भी हैं, थोड़े हम ऐसे भी हैं, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। शाहरुख खान का अमेजिंग वाला पिक्चर का सॉन्ग फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जरूर सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप कौन हो। वैसे ही आपका देश भी है बच्चों। चलिए, तो हमारे यहाँ तो फेडरल सिस्टम भी है, थोड़ी यूनिटरी सिस्टम भी है, तो हम थोड़े क्वाजी टाइप हैं। क्वाजी टाइप मतलब मिक्स है हम लोग, मतलब थोड़ा में दिल बड़ा भी है, थोड़ा माइजर भी हम लोग। कुछ बातों में हम बहुत रिजिड हैं और कुछ बातों में इतने दिलदार हैं कि आपको क्या बोलूं मैं, आप खुद देख लो, राइट है। चल देखो, यहाँ कुछ कंट्रीज का मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है। जैसे फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है, डुअल गवर्नमेंट। यानी बच्चों हमारे आज सेंटर में भी गवर्नमेंट है, स्टेट में भी गवर्नमेंट है। सेंटर में हमारे मोदी जी और स्टेट में हमारे रूपानी जी। उसी तरह बच्चों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में पावर डिवाइडेड है, थोड़े पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के, थोड़े स्टेट गवर्नमेंट को। प्रैक्टिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा है। उसके बाद हम बात करेंगे तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे बड़ा रहेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, आसान नहीं है बदलना, क्योंकि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत प्रोसेस होता है। हाँ, बट ये नहीं कह सकता हूँ कि बदलता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया 100 से ज़्यादा बार बदल चुका है, बट फिर भी रिजिड है। हमारे पेरेंट्स जैसे जल्दी मानते नहीं हैं, मान जाते हैं बट पहले बहुत तंग करते हैं। चलिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, आज भी हमारे जजेस को कोई गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती, जजेस अपॉइंट होते हैं इंडिपेंडेंटली, उनका काम भी इंडिपेंडेंटली होता है, उनकी सैलरीज भी इंडिपेंडेंट होती है, राइट, उनके फैसले भी इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, लेजिस्लेचर जो है बाई सर्कल, मतलब आपस में बांटा हुआ है, देयर इज नो मैंने यूनिटरी पावर नहीं, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट आइसोलेटेडली कोई फैसला करेगी, मिलजुल के फैसला करती है। कुछ कंट्रीज का एग्जांपल दिया हुआ है। यूनिटरी कंट्री जो होती है उनके भी एग्जांपल दिए, सिंगल गवर्नमेंट होती है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। जैसे फ्रांस में रिटर्न है, लेकिन ब्रिटेन में ओरल है। नो डिवीजन ऑफ पावर, सुप्रीम पावर होता है। आप जाके देख लो, बड़े बड़े कुछ कंट्रीज है, रशिया है, चाहे चाइना है, वहाँ पे एक ही बंदा प्रेसिडेंट, जिनपिंग जो बोल दिया, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड, कहीं कहीं जहाँ पे ब्रिटेन गारंटी देता है, कुछ कंट्री नहीं गारंटी देती है। फ्लेक्सिबल भी होते हैं, ब्रिटेन फ्लेक्सिबल है, लेकिन फ्रांस रिजिड है। जुडिशरी में और मे नॉट भी इंडिपेंडेंट, कहीं कहीं इंडिपेंडेंट है और कहीं इंडिपेंडेंट नहीं भी है। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। हमारा कंट्री बेसिकली डुअल गवर्नमेंट फॉर्म में काम करती है। ठीक है बच्चों, आगे चलो, लेट्स टॉक अबाउट प्रियम्बल में। एक बात और चीज़ है, जो प्रियम्बल हमारा जो है ना, वो हमेशा याद दिलाता है आपको कि वो गाना सुना ना, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, भूलना नहीं उन लोगों को जिन्होंने अपने खून बहाए हैं, अपने आप को कुर्बान न्यौछावर कर दिया था तुम्हारी आज़ादी के लिए। मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे आइडल्स की, उन लोगों ने जिन्होंने अपने आप को इस देश के सामने न्यौछावर कर दिया। क्यों? हम और आप जैसे लोग इस आज़ाद मुल्क में अच्छी तरीके से रह पाए। येस, ऑफ कोर्स, द प्रियम्बल एक्सप्रेसेस द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस of a resonant India, and these are the freedom fighters we have to respect
एंड नंबर ऑफ नेम्स आते हैं, सबका नाम लेना पॉसिबल भी नहीं है, बट येस इन लोग को आप जानते हैं, इनकी कुर्बानी को आप रिस्पेक्ट करते हो, यू नो हु दे आर पीपल, राइट। हमेशा याद रखना बच्चों, आइडल्स को याद रखना पड़ता है। आप क्या याद करो, जब भी 15 अगस्त का जब परेड होता है या 26 जनवरी की परेड होती है, सबसे पहले प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इन लोगों को जाके राजघाट पे सलामी देते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, फिर ही हम कोई काम करते हैं। हमारे घरों में भी देखिए परंपरा ऐसी है, हमारे पूर्वजों की फ़ोटो रखी जाती है, उनको याद किया जाता है, उनकी बरसी पे हम जाके नमन करते हैं, उनको याद करते हैं उनकी कुर्बानी को, राइट। चलिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना था तो उस समय ओरिजिनल प्रियम्बल कैसी थी अंग्रेजों के ज़माने में, ये देख लीजिए आप, ओरिजिनल पीस है, ठीक है, वैसा भी वही बातें लिखी हुई है, ठीक है। अब एक एक जो हमने डिस्कस किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं, तो अब हम डिस्कस प्रियम्बल हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राइट बच्चों। और ये हल्का हम डिस्कस करेंगे, अभी जो आने वाली क्लासेस होंगी उस पर अलग से फंडामेंटल राइट्स पे पूरी क्लास होगी, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे भी पूरी एक क्लास होगी, बट अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं, जिससे कि आने वाले क्लासेस में हमें आइडिया हो पाएगा कि येस हाउ आवर फंडामेंटल राइट्स एंड व्हाट आर दे इन डिटेल्स, ठीक है। तो पहला फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंडियन सिटीजन भले लिखा हुआ है, बट कुछ फंडामेंटल राइट हमारे अमेजिंग कंट्री में ना केवल सिटीजन्स को मिलते हैं, बाहर वालों को भी हमें फंडामेंटल राइट्स ग्रांट करते हैं। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बच्चों, अगर आपको पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया ना, तो आपको 24 आवर्स के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास प्रेजेंट करना पड़ता है, वरना उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उसे कारण बताना पड़ सकता है क्यों नहीं आपको वहाँ तक पहुँचाया गया था। इमेजिन करिए, आपने क्राइम भी किया है, इमेजिन करिए, फिर भी आपको फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो कौन से फंडामेंटल राइट्स है, ये वो 6 फंडामेंटल राइट्स है बच्चों जो हमारा देश आपको देता है बड़े गर्व के साथ। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन मत पढ़ लेना बेशर्मो, इट इज़ राइट अगेंस्ट, कि कोई आपके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन ना करे। छोटा सा एग्जांपल जैसे चाइल्ड लेबर हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, फोर्स लेबर हो गया, इस तरीके की चीज़ें। आज बच्चों देख लो, क्या चाइल्ड लेबर परमिटेड है, 14 साल के कम उम्र के बच्चों को काम करना बैन है, अलाउड नहीं है। राइट टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये 6 फंडामेंटल राइट्स है बच्चों जो आप सभी को ये संविधान हमेशा ग्रांट करता है। इस बात की संविधान गारंटी लेता है कि आप सबको राइट मिले। राइट टू इक्वालिटी के बारे में 2 लाइन में आपको बोल देता हूँ। लॉ कहता है कि लॉ के नज़रों में सब बराबर है और लॉ सबके लिए बराबर है। लाइन नोट कर लेना, लॉ के नज़रों में सब बराबर है और लॉ सबके लिए बराबर है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको, देख लो। आज आप कोई क्राइम करो या कोई बहुत बड़ा हस्ती क्राइम करे, क्या उसी कोर्ट में उसे सजा होगी जिस कोर्ट में आपको सजा होगी? क्या उसी कोर्ट में सलमान खान को ले गया गया, उसी जेल में रखा गया जहां आम कैदियों को रखा जाता है? क्या उसी तरीके से जुडिशरी का प्रोसेस होता है जो एक आम आदमी के साथ होता है? तो आंसर होगा यस। देखिए, मैं फिर बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, डिले हो सकता है, बट दैट डजंट मीन द लॉ इज डिफरेंट। इक्वल्स के लिए इक्वल्स लॉ होते हैं, इक्वल्स के लिए इक्वल्स लॉ होते हैं, इक्वल्स के लिए इक्वल्स लॉ होते हैं, अनइक्वल्स के लिए इक्वल्स लॉ नहीं हो सकते। जैसे अगर आप भगवान के दया सही सलामत हो, आप भाग दौड़ सकते हो। सोचे एक बच्चा जिसका पाँव नहीं है, अगर आप उसके साथ रेस लगाने जाते हो और आप जीत जाते हो बिकॉज आपके पास पाँव है, आप दौड़ के भाग गए, बट अगले के पास पाँव नहीं है ना, वो दौड़ के नहीं भाग सकता। तो आप कैसे कह सकते हो कि आपने इक्वालिटी रखी? इक्वालिटी नहीं रखी। इक्वालिटी रखना होता तो क्या करना होता? या तो आपकी टांगें तोड़ देते या तो उसकी टांग लगा देते, जो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है, राइट जी। उसके बाद बच्चों राइट टू, देखिए हमारा जो 6 राइट है, राइट टू फ्रीडम है, हमारे को हर चीज़ करने की आज़ादी है हमारे देश में, बोलने की, घूमने की, बिजनेस करने की, लेकिन सारे लेजिटिमेट। इलेजिटिमेट है, इलीगल काम नहीं, राइट। आप कहीं भी जाइए, कश्मीर से कन्याकुमारी घूमिए, आप गुटखा से लेकर के बंदूक की गोली तक बेचिए, लेकिन लीगल तरीके से, राइट। एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते आप किसी को, किसी तरीके का एक्सप्लॉइटेशन हमारे कंट्री में अलाउड नहीं है, खास करके ह्यूमन रिलेटेड एक्सप्लॉइटेशन। इनफैक्ट हमारे देश में तो सलमान खान साहब को ब्लैक बग के केस में अंदर कर दिया गया था, यानी जहाँ पे वो एक जानवर का शिकार कर रहे थे
तो हमारे देश इतना स्ट्रांग कानून रखता है कि लोगों को जानवर का शिकार करने पे सजा हो जाती है। जी हाँ। चलिए आपको नेक्स्ट राइट की अगर बात करें तो रिलीजन को लेकर के हमारे को फ्रीडम है। अब आप अपना रिलीजन खुद चॉइस कर सकते हो, लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, लोग अपना धर्म बदल सकते हैं, अपने धर्म के हिसाब से अपने जीवन को स्थापित कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। राइट टू एजुकेशन, ऑफकोर्स आपको पता क्लास 8 तक सभी को फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट करती है। आप सबको एजुकेशन की सुविधा है, आप पढ़ें आप, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो ये हमारे संविधान में आपको आज़ादी है मित्रों। उसके बाद राइट टू रेमेडी, देखो संविधान ये तक कहता है, देखो कोई भी राइट तब तक पूरा नहीं होता ना जब तक उसका रेमेडी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बंदूक तो दे देता हूं लेकिन गोली नहीं देता, तो बंदूक का क्या फायदा। वैसे ही बच्चों वो राइट किस बात का, जब तक कि उसमें आपको रेमेडी ना हो। तो अगर आपको फंडामेंटल राइट्स ये सारे जो मैंने आपको बताया अगर नहीं मिलते हैं तो आप सीधा कोर्ट में जा सकते हैं, पुलिस के पास जा सकते हैं और इंसाफ आपको मिलेगा, आपका हक आपको मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट आपके केस को प्रायोरिटाइज करती है। तो ये हमारा राइट टू रेमेडी भी है। ये वापस से मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन एंड राइट टू रेमेडी। राइट, चलिए इसके बाद आती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बारी। तो बच्चों दूसरा हमारा संविधान का सबसे बड़ा अंग डायरेक्टिव्स, एक तरफ फंडामेंटल राइट, दूसरी तरफ डायरेक्टिव्स हैं। फंडामेंटल राइट समझो वो आगे का पहिया है, लेकिन गाड़ी तब तक नहीं चल सकती जब पीछे का पहिया जब तक ना चले। यानी आगे के पहिए को चलाने का काम करता है पीछे का पहिया, पीछे का पहिया आगे के पहिया को धक्का देता है तो आगे का पहिया चलता है और तो ही गाड़ी स्मूथली चलती है। तो ये दोनों आगे पीछे के पहिए हैं बच्चों। फंडामेंटल राइट्स को सही तरीके से लागू करने के लिए, लोगों को उनका हक बताने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने कहा राइट टू इक्वालिटी। अब मान लीजिए इक्वालिटी की बात आपने करी तो सही, लेकिन अगर वेजेस ही नहीं मिलेगा लोगों को, अगर वुमेन्स को ज़्यादा वेजेस नहीं मिल रहा है, मैन को ज़्यादा वेजेस मिल रहा है, वाइसी वर्सा हो रहा है, तो किस बात की इक्वालिटी। तो लॉ बनाइए आप, वो सारे कानून बनाइए जिसके कारण ये राइट्स उन लोगों तक पहुंचे। वो किसका काम है, ये काम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। गवर्नमेंट बने, सरकार एग्जीक्यूटिव्स अपॉइंट करे, सरकार उन लोगों तक को पावर्स पहुंचाए। अगर आप कहते हो राइट टू एजुकेशन, तो वेयर इज एजुकेशन मिनिस्ट्री, कहाँ पे है हमारा। यूजीसी क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया ना कि लोगों तक एजुकेशन सही तरीके से पहुंचाया जा सकता है। क्यों सीबीएसई स्टेट्स बोर्ड बनाए गए हैं, क्योंकि लोगों तक प्रॉपरली एजुकेशन पहुंचे। तो आपने कह दिया कि राइट टू एजुकेशन, उससे नहीं काम चलेगा, आपको उसके साथ वो बोर्ड, उसके मशीनरी को तैयार करना पड़ेगा। वो मशीनरी आपको कौन देगा, वो देगा डायरेक्टिव्स। राइट, इसको प्यार से डीपीएसपी भी कहेंगे, याद रखना बच्चों। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, याद रहेगा। क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, किस तरीके के होते हैं, जैसे वेलफेयर रिलेटेड लॉ बनाना, सोशल जस्टिस देना लोगों को, ऐसा लॉ बनाइए जिससे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो, लोगों को डेमोक्रेसी मिले। यानी जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आप देखो ध्यान से, आप सभी वोट कर सकते हैं। 18 साल की उम्र में हमारा देश आपको एक फ्रेंचाइजी देता है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी, द फ्रेंचाइजी दैट इज लॉ रिलेटिंग टू मेकिंग अ वोट इन आवर कंट्री। एवरीबॉडी एडल्ट फ्रेंचाइज मिलता है आपको। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रिलेटेड बहुत सारे कानून जो लॉ समय समय पर गवर्नमेंट बनाती है, जिससे कि अभी नेशनल डिजास्टर लॉ चल रहा है पूरे इंडिया में, किस लिए ये लॉ बनानी। तो आप देखिए आज पेंडेमिक से हमारे को लड़ने के लिए जो कानूनी अधिकार चाहिए वो बनाने का हक किसका है, वो अधिकार हमारे गवर्नमेंट को। किसके द्वारा प्राप्त हुआ, किसके द्वारा प्राप्त हुआ मित्रों, प्राप्त हुआ आपको डी, कौन सा याद कीजिए, ये वाला डीपीएसपी। यस, चलिए ये और एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, बहुत सारे कानून वगैरह बनाए गए हैं जिसके द्वारा, ये तो बहुत कम है बच्चों, जितने भी कानून इंडिया में चल रहे हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू चल रहे हैं। यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नथिंग बट व्हाट गवर्नमेंट डू, हाउ गवर्नमेंट डू, व्हेन गवर्नमेंट डू, प्रोसीजर क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी बातें लिखी गई हैं। डिफरेंस से बहुत आसानी हो जाएगी हमारे नॉलेज कि डायरेक्टिव और फंडामेंटल राइट्स का डिफरेंस। तो फंडामेंटल राइट्स बच्चों एक तरीके का बोल सकते हैं हम लोग कि वो एसेंशियल राइट्स जो सिटीजन्स को दिया जाता कंट्री में, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, एक तरीके के वो वेलफेयर गाइडलाइंस है, प्रोसीजर है जिसके तहत वो आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स दे पाएंगे। ठीक है,
फंडामेंटल राइट्स देने के लिए पॉलिसी फॉर्म करना, उसको चलाना, वो सारी चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं? डायरेक्टिव्स में। कहाँ डिफाइंड है? तो पार्ट 3 में। मैंने आपको बताया ना, पड़ोसी है दोनों, एकदम पड़ोसी। पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। नेचर क्या है? तो एक नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? मतलब अगर ये नहीं मिला, देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, ये हमें ये नहीं मिला, उन्हें ये नहीं मिला। और ये पॉजिटिव है क्योंकि ये लोगों तक उनके राइट्स पहुंचाता है। नेचर बता दिया मैंने। इन्फोर्सिबिलिटी, फंडामेंटल राइट्स को आप कोर्ट में लेके जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं और अपने हक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि डायरेक्टिव्स जो है, इन गवर्नमेंट का काम करने का तरीका, वो उनका इंटरनल मामला है, उसे कोर्ट में लेके नहीं जाया जा सकता। डेमोक्रेसी, ऑफकोर्स फंडामेंटल राइट्स डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करता है और ये सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करता है। कौन? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। स्टेट की डेफिनेशन बच्चों, आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट के बारे में बताता। मैंने आपको बताया स्टेट मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। या ध्यान से सुनिएगा, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, यानी चाहे गवर्नमेंट सेंट्रल हो या स्टेट हो, या गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई कोई भी संस्था। गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई संस्था का मतलब गवर्नमेंट के द्वारा पैसा दिया गया। अब जैसे मान लीजिए हमारा MS यूनिवर्सिटी है, चाहे जितने भी ट्रस्ट के स्कूलें हैं, कॉरपोरेशंस हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस है, हमारे पंचायत के बॉडीज़ हैं, हमारे PWD डिपार्टमेंट है। अब देखो ध्यान से, इन सभी में गवर्नमेंट का डीप में घुस के कंट्रोल है। चाहे पैसे दे करके कंट्रोल लिया गया हो, या काम करने का तरीका गवर्नमेंट का हो, या काम खुद ही उसमें गवर्नमेंट करती है, या वो लोग गवर्नमेंट का फंक्शन डिस्चार्ज करते हैं। स्टेट का मतलब वो सारी एजेंसीज, बॉडीज जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, उन्हें स्टेट कहेंगे। यानी रेलवे, अब रेलवे बोलने के लिए तो रेलवे बोर्ड चलाता है, बट रेलवे बोर्ड किसके अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आता है, पीयूष गोयल साहब रन करते हैं, तो हो गया स्टेट। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑफ कोर्स ट्राई किसके अंदर आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंदर आता है। समझ रहे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, भले उसको इनकम टैक्स कमिश्नर्स चलाते हैं, लेकिन किसके अंदर आता है? अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, सीता मैया निर्मला सीतारामन जी के अंदर आता है। अब हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, जो हमारा ICSI को भी गवर्न करती है, वो किसके अंदर आती है बच्चों? इट कवर्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि अगेन निर्मला सीतारामन जी हेड करती हैं। तो unless the context otherwise require, state includes government, Parliament of India, government and legislature of each state, and all the local and other authorities within the territory of India and under the control of India. मतलब एग्जाम्पल, जैसे एम्बेसी का भी नाम आपने सुना होगा, जो हमारे फॉरेन एम्बेसीज है। मान लीजिए हमारा अमेरिका में जो भारतीय दूतावास है, इंडियन एम्बेसी, जो अमेरिकन की मदद कर, अमेरिका में रहते हुए भारतीयों की मदद करता है। जैसे अभी इमिग्रेशन का काम होता है, भले अमेरिका में है, लेकिन कहाँ का माना जाएगा? इंडिया का माना जाएगा मित्रों, राइट? स्टेट का मतलब, आई होप आपको क्लियर हो गया। मैं 2-4 एग्जाम्पल दिखाता हूँ, आपको आइडिया होगा स्टेट। ये सभी स्टेट्स के एग्जाम्पल है, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात कर लीजिए, आप कॉलेज के हमारे MS यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, ग्राम पंचायत की बात कर लीजिए, ये सभी चीज़ें क्या स्टेट नहीं है? ये भी मैं आपको बता दूँ, रिलायंस स्टेट नहीं है, गवर्नमेंट का पैसा नहीं है उसके पास भाई, ना ही वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटेड नहीं है, वो पब्लिक का पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा नहीं है वहाँ पे। ठीक है, चलिए कुछ बातें, ये बड़ी ऑर्डिनरी सी बात है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो ऑब्वियसली उसके पहले भी कानून हमारे देश में बहुत सारे रहे होंगे। तो बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन जो कानून थे, उनमें जो अच्छे कानून तो हमने रख लिए, जो बुरे कानून थे उनको हमने हटा दिए। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद सारे कानून फंडामेंटल राइट्स यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे ही बनाए गए। दैट इज रिटन इन आर्टिकल 13। तो इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, मैं जो आगे जाके कभी बताऊंगा आपको अकॉर्डिंगली। अब एक बात समरी बता दो, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नेचर का है? तो असल में बताएं, ना फेडरल है ना ही यूनिटरी है। क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? क्वाजी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बच्चों? क्वाजी, यानी थोड़ा थोड़ा फेडरल, थोड़ा थोड़ा यूनिटरी, यानी थोड़े हम दिल वाले भी हैं और थोड़े नॉन दिल वाले भी हैं। याद रहेगा इस बात को? चलो, वेरी गुड बच्चों, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। अच्छा से पढ़ा होगा आप लोगों ने। जितनी मैंने बातें करी उनको कोशिश करिएगा नोट करने का। ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसके बाद और भी क्लासेस इसके हम कॉन्टिन्यूस देते जाएंगे आपको, जिससे आपको आइडिया होता रहेगा। थोड़ा हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्ट का हमने कंसिडरेशन तक पढ़ लिया। इससे क्या सारी वैरायटी आपको मिलती रहेगी। मजे से पढ़ते रहो, वीडियो को बहुत बार देखो, जिससे कि आपको हर बार, कई बार हम एक बार सुनते हैं लेकिन दोबारा बात छूट जाती है। आप सुनो, उसको अच्छे से समझो, उसमें कोई भी डाउट क्वेरी हो मेरे बच्चों, बेझिझक मुझे कॉल करो। आई एम जस्ट वन मैसेज अवे फ्रॉम यू डियर फ्रेंड्स।
थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।